नमस्कार साथियों, वेलकम बैक एट आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपी सर। अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th, तो उसके 4 क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस चैप्टर को 2 भागों में बांट दिया। आज अपन करेंगे 5th, 6th और 7th 3 क्वेश्चन करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, तो आप ध्यान से देखिए, सारे काम छोड़कर आप समझिए, पहले सिर्फ समझिए जो समझा रहा हूं आपको, उसके बाद नोट करिए। तो पहले जो था उसमें अपन ने प्राइम फैक्टर्स के बारे में सीखा था, कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे एचसीएफ निकालना है, ये सारी बातें उस समय हुई थी। आज अपन सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या देखो, क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको लंबा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको टुकड़े करो। क्या लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n के अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन का क्या मतलब है, कोई भी प्राकृत संख्या n है, अभी 6 है, 6 की पावर आप कुछ भी, n का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 और इन्फिनिट, तो कुछ भी हो सकता है। तो बोला n का कौन सा मान रखूं कि जब इसको, जैसे मैंने यहां रख दिया 3, तो मैं 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कितना हो गया 36, 36 का ये 216 हो गया। देखो बोला अंक 0 पर समाप्त हो रहा है, यहां किस पर समाप्त हो रहा है, 6 पर, 6 पर समाप्त हो रहा है ना। तो इसने बोला कि n का कौन सा मान रखूं कि 6 की पावर जो n है वो 6 की जो एंडिंग जो डिजिट है वो 0 हो जाए। देखो कि चेक वेदर 6 कैन एंड विद डिजिट 0, कि 6 की n का कौन सा मान रखूं कि ये लास्ट में 0 पर एंड हो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो n का कौन सा मान रखूं। तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक ट्रिक की बात है। और ऐसा क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आएगा। अगर आपने अभी ये बेस तैयार नहीं किया तो वहां आपको बहुत मुश्किल होगी। आजकल ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हो गया, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी आप देखो। देखो 6 का n, अभी देखो लास्ट में अगर 0 रखना है, कोई भी संख्या है, या मैं कोई भी संख्या लेके यहां पर मैं अगर 0 रखूं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 और मैंने 0 रख दिया, ठीक है। इसने बोला कि लास्ट में 6 के 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने के लिए किसी भी संख्या का एक फैक्टर 5 होना जरूरी है। क्योंकि अपने को पता है अगर लास्ट में 0 होगा उसमें किसका भाग जाएगा, 5 का। आप लोग इससे 10 का भी तो जाएगा, लेकिन 10 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो प्राइम नंबर कौन सा है, 5। तो 5 का अगर किसी जैसे देखो यहां बोल दिया 25 और n, ठीक है, कि 25 में n का कौन सा मान रहे कि ये संख्या 0 के साथ एंड हो। तो 25 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया बताओ, 5 इंटू 5। इसको मैं ऐसे n लिख सकता हूं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, और n तो 5 की पावर 2n भी हो सकता है। तो देखो ये 5 आ गया ना, क्या आ गया 5। इसका मतलब 25 की कोई न कोई मान होगा जो 0 से एंड होगा। लेकिन अभी अपने 6 के प्राइम फैक्टर निकाले, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 6 के प्राइम फैक्टर हो गया 2 और 3, और इसकी पावर मैंने n लिख दिया। तो बताओ 2 और 3 है, तो 5 इसमें नहीं है ना, हाँ 5 नहीं है, इसलिए 6 में n का कोई भी मान नहीं है जो कि 6 की पावर n को 0 पर एंड करे, 0 पर समाप्त करे। कुल मिला के यही बात है, आपके पास 6 आ सकता है, आपके पास दूसरी संख्या भी आ सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसके प्राइम फैक्टर निकाल दो। जो आपको संख्या दे रखी है उसके क्या निकाल दो, प्राइम फैक्टर। जैसे मैंने बोल दिया 15, तो 15 की पावर n, तो 15 के मैं क्या निकालूंगा, प्राइम फैक्टर निकालूंगा 15 के। तो 15 के प्राइम फैक्टर हो गया 3 इंटू 5,
ये देखो 5 आ गया ना, तो वो 0 के साथ एंड डेफिनेटली होगी। जैसे आ गया 17 की पावर n, अब बताओ n का कौन सा मान रखें कि 17 का एंडिंग 0 के साथ हो। बताओ 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 17 होगा। 5 है क्या इसमें, नहीं है। अगर 5 नहीं है तो ये 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। समझ में आई आपको? अगर आपको समझ में आ गई है ये बात, तो मैं यहां पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेता हूं। इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो फॉर एंडिंग 0 एट द यूनिट प्लेस, इट इज मोस्ट कंपल्सरी दैट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 5। वो 5 से डिवाइडेड होनी ही चाहिए। अगर वो 5 या उसमें एनी वन फैक्टर मस्ट बी 5, अदरवाइज दैट नंबर नेवर विल एंड विद 0। तो अपन यहां लिख लेते हैं अपना सॉल्यूशन। किसी संख्या को या शून्य पर समाप्त होने के लिए उनका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना जरूरी है। तो अपन देख लेते हैं। अतः 6 की पावर n, तो 6 के जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 की पावर n, यहां लिख लेते हैं 6 के कोई भी अभाज्य गुणनखंड शून्य 5 नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। अतः n का कोई भी मान संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना सा लिखना था अपने को, इतना सा लिखना था कि भाई जो भी अपने को नंबर दे रखा है उसके प्राइम फैक्टर निकालो। अगर उसमें 5 एक प्राइम फैक्टर आ गया तो वो डेफिनेटली अंक शून्य पर समाप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अपने 6 में 2 फैक्टर है, एक है 2, एक 3, 5 तो है ही नहीं। तो ये n का कोई भी मान 6n का जो अंक है वो शून्य पर समाप्त होने के लिए सफिशिएंट नहीं है, नहीं होगा। अब इंग्लिश में लिख लेते हैं। For any number of n and with the digit 0 for any natural number of 6n, it is compulsory
दैट नंबर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज लिखूं ताकि आप एग्जाम में आसानी से नोट कर सको। दैट नंबर शुड हैव अ प्राइम फैक्टर एज 5। तो इसके लिए जरूरी है कि उसका कोई भी एक प्राइम फैक्टर क्या है, शुड हैव ए प्राइम फैक्टर एज 5 प्राइम फैक्टर होना चाहिए। यहां देख लो, सो 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3/n। तो अपन लिख लेते हैं 6 doesn't have 5 as a factor। तो जो 6 है उसका 5 फैक्टर नहीं है, बस फिर क्या है, सो हैंस ये लिख ले। फिर आपको अगर लिखना नहीं आता आप या ऊपर से हेल्प ले सकते हैं। तो 6n कैन नॉट एंड विद, देखो ये कैन था या कैन नॉट कर दो, फिर ये पूरा का पूरा लिख दो। तो हैंस 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर यस n। तो n का कोई भी मान 6 की पावर n को 0 के साथ समाप्त नहीं कर सकता। तो ये आपका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। कैसे आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ये 8 की पावर n, या देखो या ऐसे आ जाएगा 9 की पावर n एंड्स विद, या यहां आ जाएगा एंड्स विद 0, ठीक है, या यहां आ जाएगा n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a की पावर एंड्स विद 0, ठीक है, a की पावर n। फिर ऑप्शन में आएगा आपके हियर a इज, ठीक है, यहां आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या, अभी बताओ किसके फैक्टर है जिसमें 5 आएगा, इसके फैक्टर निकालो। इसके फैक्टर 2 और 3 है, इसके फैक्टर 3 और 3 है, इसके फैक्टर 3 और 5 है, और इसके फैक्टर 2 और 11 है। बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा होगा जिसमें 5 फैक्टर होगा, और वो अपना ऑप्शन कौन सा है, 3, क्योंकि इसमें ये 5 आ गया। बाकी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ ए की जगह कुछ भी दे दे, वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएगा। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे निकालना है, ये फास्ट ट्रिक है ना। तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो इस प्रकार अपना आज का 5th क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा हट जाता हूं, तो आप है जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको रब कर देते हैं। अभी अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर देना है। पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसको समझिए कि क्वेश्चन क्या चाहता है अपने से, क्या करनी है, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन करना है अपने को, क्या कि क्यों ये संख्या और ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। अभी पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, क्योंकि नंबर ही है मैथ में। कभी आपके आ गया प्राइम नंबर, कभी आ गया कंपोजिट नंबर, कभी आ गया को प्राइम नंबर। ये नंबर का ही गेम है। इस
एक एक ट्रिक जो टर्म है उसको समझो आप, अगर उसको आपने समझ लिया तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर होगा, कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर होंगे वो एक और इटसेल्फ प्लस एक और होगा। तो कुल मिला के ये दो तो होते हैं प्राइम नंबर में, ये दो फैक्टर तो होंगे आपके प्राइम नंबर में, और जब दो से ज्यादा आपके फैक्टर्स हो गए तब वो आ जाएगा किसमें? को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर में। किसमें आएगा? कंपोजिट नंबर, जिसको आप बोलते हैं भाज्य संख्या। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर अपना कौन सा है? फर्स्ट कंपोजिट नंबर 1 2 3 4 5 6। इसमें बताओ फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? देखो 1 न तो आपका प्राइम नंबर है और न ही आपका कंपोजिट नंबर है, दोनों नहीं है, क्योंकि 1 का इसके लिए प्राइम के लिए दो होने चाहिए ना फैक्टर, इसका तो एक ही है। सेकंड के फैक्टर क्या हो गया? 1 और 2, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया। अभी थर्ड के फैक्टर क्या हो गया? 1 और 3, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया अपना। 4 के फैक्टर कितने हो गए बेटा? यस 1 2 और 4। देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो जो अपना फर्स्ट को कंपोजिट नंबर है वो अपना 4 है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। तो समझ में आ गई कंपोजिट नंबर क्या है? अभी अपन उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो अपन बताएंगे। तो पहले कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन है अपना किसका? 6 का। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के एक और खुद के अलावा कोई और गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, एक और खुद के अलावा कोई और गुणनखंड यानी फैक्टर होना चाहिए। अब देखो वो संख्या लिख लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक संख्या ये है, और दूसरी संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये अपने को दो नंबर दे रखे हैं, इसको अपने को जस्टिफाई करना है कि इसके दो से ज्यादा क्या है? यस फैक्टर्स है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो यहां तक तो मल्टीप्लाई का साइन है, इधर है प्लस का, तो अपन ने कॉमन लिया है ना, तो मैं 13 कॉमन ले लूं इसमें यहाँ पे। तो देखो मैंने 13 कॉमन लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, तो इन दोनों की जगह एक एक बच्चेगा। तो ये आ गया 7 इंटू 11 इंटू 13 बाहर आ गया, तो एक रह गया यहाँ पर, प्लस 13 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर रह गया 1। यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ क्या रह गया? 1। ठीक है, ये रह गया। अब देखो ये 13 है, अब देखो ये हो गया 11 7 जा 77 प्लस 1। इधर देखो पहले इसी को मैं कंप्लीट सॉल्व कर देता हूं, बार बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो ये अब 13 है इंटू ये कितना हो गया? 77 और 1 78, 77 और 1 कितना? 78 हो गया। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट को अपन मल्टीप्लाई के रूप में देखते हैं, तो ये हो गया अपना मल्टीप्लाई का साइन हो गया। अब देखो अभी जो 77 है 78 है, अब मैं 78 के क्या प्राइम फैक्टर निकाल दूं कि ये 2 39 3 13 13 और 1। अब देखो इसके फैक्टर कितने आ गए? 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो
और 1 भी लिख लो। अब देखो खुद संख्या ये 13 है और 1, इसके अलावा दो फैक्टर और आ गए 2 और 3। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? को प्राइम है। ये क्या है? को प्राइम। तो अब लिख लें कि इट हैज मोर देन 2 factors, so it is a composite number। अब इसको मैं हिंदी में भी लिख लूं कि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः यह संख्या कैसी संख्या बेटा? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ठीक है। अब इसको आप खुद भी कर सकते हैं ना? कर लोगे? अरे नहीं सर आप ही करवाओ। ये ले लो, एक बार और देख लो। अब ये 5 हो गया अपना। अब इनको क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करते हुए हमेशा इस साइड से आ जाओ आप कि 3 6 2 जा, मतलब 3 2 जा 6 6 4 जा 24। तो एक तो हो गया आपका 24, यहां से यहां तक तो हो गया 24। अब ये हो गया 42। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये 8, ये 4, ये 6, ये 9। तो ये हो गया 8 0 और 10। ये हो गया 1008। ये हो गया +1। अब देखो तो ये हो गया 5 × 1009। 8 में 1 ऐड कर दिया तो 9 हो गया। अब देखो और अब इसमें देखो 3 फैक्टर है ना। एक तो 1 है, 1 तो सभी का फैक्टर है। एक 5 है और एक 1009 है। तो ये कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया ना। तो यहां पर लिख लेंगे इट हैज, या फैक्टर लिख दो, इट हैज फैक्टर्स 1 × 5 × 1009, so it is a composite number। भाई 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना। 1 5 और 1009 3 फैक्टर हो गए। तो कंपोजिट के लिए तो सफिशिएंट है। 3 हो या 3000 हो, वो कंपोजिट नंबर होगा। तो इस संख्या के 1 × 5 × 1009 में 3 गुणनखंड है। 3 गुणनखंड है, अतः यह संख्या कैसी है? भाज्य। यह संख्या भाज्य है। मैं लैंग्वेज को चेंज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मन में डाउट नहीं रहे कि अच्छा ये लैंग्वेज लिखनी थी, मैंने तो ये लिख ली। कोई मतलब नहीं है लैंग्वेज। अपन ग्रामर थोड़ी पढ़ रहे हैं, कोई लैंग्वेज थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं। अपन तो अपना प्यारा सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में बस मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हो वो इसके ऊपर आना चाहिए, बस इतना सा है। तो मैं हट जाता हूं, आप है जो इसको नोट कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसमें सिर्फ ये था कि कंपोजिट नंबर तो आप 3 फैक्टर कैसे निकालोगे, बस इतना सा था। कुछ नहीं है, कॉमन लेना था, है ना। कॉमन लेके इसको क्या करना था? सॉल्व करना था। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको यहां देखते हुए लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर उतना ही छोटा है और उतना ही इजी है। इसको थोड़ा सा समझना है
इसमें क्या लिखा है, एक ग्राउंड है, क्या स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये सपोज वर्ताकार है, कैसा है, वर्ताकार यानी सर्कुलर है, ठीक है। ये कोई क्या है, प्ले ग्राउंड है या फिर पार्क बोल दो, कुछ भी बोल दो, है कौन से शेप में, सर्कुलर शेप में। इन्होंने क्या बोला, इसके चारों तरफ इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है। अपन देखते हैं ना हर जगह जॉगिंग ट्रैक होता है, तो यहां अच्छा सा ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। अंदर गार्डन है एकदम फूलों वाला है, और साइड में क्या ट्रैक बना हुआ है। तो इसमें क्या है, एक है सोनिया और एक है रवि, तो एक बॉय और एक गर्ल्स है। तो अपने को पता है थोड़ा जो गर्ल्स है उसकी हमेशा स्पीड थोड़ी कम रहती है इन कंपेरिजन टू सेम एज ऑफ बॉयज। अब देखो, तो दोनों क्या करते हैं, सपोज करो यहां से स्टार्ट करते हैं दौड़ना, ठीक है। क्या है, ये सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ हो गया। सोनिया टेक्स 18 मिनट, किसमें, ड्राइव 1 राउंड। यहां ये सोनिया है, ये इसमें दौड़ती हुई पूरा राउंड लगाती है यहां से लेके यहां तक, तो ये लेती है 18 मिनट। कितना मिनट लेती है, 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी एक राउंड के लिए रवि को कितना टाइम लगता है, तो रवि टाइम लेता है, यहां से वो रवि स्टार्ट करेगा और वो दौड़ता दौड़ता रवि को यहां से, ये रवि है, रवि को टाइम लगता है 12 मिनट, ठीक है सर। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, ये इसी पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, एंड सेम टाइम, और उसी समय और सेम डायरेक्शन। पेपर रनिंग करते हैं ना, तो रनिंग करते हैं तो सभी को एक लाइन पे खड़ा करते हैं, डायरेक्शन भी वही रहती है, समय भी वही रहता है, बाकी दौड़ने वाले अलग अलग होते हैं, और टारगेट भी सेम होता है कि भाई 100 मीटर की दौड़ है, 200 की है, 300 की है, ये जितनी भी है, अपने को ये नहीं दे रखा है, बोला दोनों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद में दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने मिनट के बाद में ये उसी जगह पे मिलेंगे, ठीक है। देखो जैसे ये अपनी सोनिया है और ये रवि है, रवि ने क्या किया, एक राउंड लगाया, सोनिया ने 18 मिनट लगे, दूसरा लगाया 36 मिनट लगे, तीसरा लगाया 54 मिनट लगे, चौथा लगाया, ठीक है। अभी रवि ने 12 मिनट लिए, फिर 24 लिए, फिर 36 लिए। अब देखो ये दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई देखो, सोनिया है जो 2 राउंड लगाएगी, ठीक है, तब तक रवि क्या करेगा, 3 राउंड लगा देगा, लेकिन आएंगे तो यहीं पर। तो दोस्तों इसके लिए अपने को, कि अपने 6th क्लास में इसको पढ़ा था, लेकिन वहां पर थोड़ा क्वेश्चन छोटा था, यहां पर क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, ताकि आप बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं छोड़ के आ जाओ, बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। तो इसके लिए अपने क्या हुआ कि इसका क्या निकालना पड़ेगा, अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एचसीएफ का आ सकता है। एचसीएफ का कैसे आएगा कि भाई ये एक बड़ा सा मिल्क का कंटेनर है, मिल्क कंटेनर है, ठीक है, और एक आपका मिल्क कंटेनर ये है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, मिल्क कंटेनर। अब बोल दिया ये तो है 24 लीटर का और ये है 18 लीटर का, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताओ वो ये कौन सा बड़ा से बड़ा माप लिया जाए, भाई उसको खाली करने के लिए, खाली करने के लिए कौन सा एक बर्तन लिया जाए, लीटर लिया जाए, ताकि कितने लीटर का एक बर्तन लिया जाए जिससे ये दोनों खाली हो जाए और पीछे कुछ नहीं रहे, पीछे कुछ नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एचसीएफ का। तो अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, अब 24 है तो 24 के फैक्टर निकालो अपन। 24 के फैक्टर क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये सारे इसके क्या फैक्टर है। देखो 24 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 1 का कितनी बार गया 24 बार, 2 का कितनी बार गया 12 बार, 3 का कितनी बार गया 8 बार, और 6 का 4 गया 6 बार।
अभी ऐसे कैसे 18 के भी फैक्टर निकालो, क्या करो 18 के भी फैक्टर निकालो। 18 में किस किस से भाजा, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 1 का कितनी बार गया 18 बार, 2 का कितनी बार गया 9 बार, 3 का कितनी बार गया 6 बार। अब बताओ इन दोनों में कॉमन कोई संख्या आपको नजर आ रही है? हाँ 6 इधर भी है, 6 इधर ही है। अब देखो मैं 6 लीटर का एक बड़ा सा बर्तन लाऊंगा तो 6 लीटर को मैं इसमें से कितनी बार निकाल पाऊंगा? 4 बार। 6 6 6 6 तो ये 24 हो गया ना भाई। मैंने 6 बर्तन को 4 बार खाली किया तो ये पूरा खाली हो गया, 24 के 24 निकल गया। अभी मैं 6 लीटर वाले को इसमें से खाली करूं, एक 6 और एक 6 तो ये 18 में ये भी खाली हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपका एलसीएम का भी आ सकता है, एचसीएफ का भी आ सकता है। अगर बता दिया कि कितने समय बाद मिलेंगे तो समय बाद इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। और अभी बोल दिया कि इस कंटेनर को खाली करना है, अभी मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा? अगर इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 72। अब 72 का मैं अगर लीटर लाऊंगा बर्तन तो 72 तो है ही नहीं, 72 तो मिल्क ही नहीं है दोनों में, तो मैं कैसे, वो अपने यूजलेस है। इसलिए थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है। अगर थोड़ा सा आपको 19-20 लगता है क्वेश्चन को समझने में तो थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिकल लाइफ में आकर देख लो आप। तो अभी अपन लैंग्वेज लिख लेते हैं। देखो तो यहां लिख लेता हूं मैं सॉल्यूशन। both Sonia and Ravi moves in same direction and same point and same time. ठीक है, सेम टाइम। तो दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट that is its LCM, its LCM। ये जहां पर मिलेंगे ये इनका क्या होगा? LCM होगा। तो LCM निकाल दो। तो LCM किस किस का निकालना है बेटा अपने को? 18 का और 12 का, है ना। तो इनका क्या होगा? LCM निकालो। 18 का फैक्टर निकाल दो। 18 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब 12 का फैक्टर निकाल दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। अभी एलसीएम क्या होगा? देखो पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, ये कॉमन। तो कॉमन ले लिया अपना 2 इंटू ये आ गया 3। अब देखो जो बचे हुए हैं उनको भी लेना है, जो शेष है उनको भी लेना है। तो एलसीएम 18 एंड 12 का कितना हो गया? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो एलसीएम क्या आ गया अपना? 36। तो यहां लिख लेंगे they will meet at starting point after 36 मिनट। ठीक है, ऐसे हिंदी में लिख लो। दोनों एक ही समय, दिशा तथा बिंदु
से प्रारंभ होते हैं, अतः उनका मिलन बिंदु क्या होगा? लसप होगा, लसप होगा। तो लसप निकाल दो, ये लिख लो, फिर ये क्या है आपका, ये लिख लो। तो 18 और 12, 18 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, इसे हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो लसब क्या हो गया किसका? 12 और 18 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 36। तो 36 मिनट के वे 36 मिनट बाद में उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो इस प्रकार ये अपना जो एक्सरसाइज है 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे 1.2। 1.2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू। और आपको वीडियो को देखना है, शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना, और इसको लाइक करो और कमेंट जरूर करना है। आप कमेंट तो करते नहीं हो, व्यू जरूर करते, लेकिन कमेंट नहीं करते, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको ये अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा? ठीक है, हाँ, कमेंट करना नहीं भूलना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।